गुड मॉर्निंग बच्चों। एक बार फिर से सोशल साइंस की क्लास में हम इकट्ठे हो सके, इसके लिए हम परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं। इससे पहले जो हमने क्लास की थी उसमें हमने आधा चैप्टर कवर कर लिया था और हमें मालूम है कि क्या क्या हुआ, कैसे फ्रांस में क्रांति हुई। 3 स्टेट्स थी और तीसरा स्टेट ने कैसे कैसे करके इस क्रांति को किया। पहली 2 स्टेट ने नहीं किया, तीसरा स्टेट ने किया इस क्रांति को, और इस तरीके से उन्होंने एक नेशनल असेंबली भी बना ली थी। फिर उन्होंने काफ़ी क्रांति हुई, बहुत आंदोलन हुए और उन्होंने उनके इस आंदोलन की वजह से लुई 16 जो सम्राट था उसको भी मानना पड़ा कि ठीक है अब संविधान वाली ही सरकार बनेगी, और संविधान पर उसने हस्ताक्षर भी कर दिए। आज हम पार्ट 3 कर रहे हैं इसका, फ्रांस की क्रांति का, जिसका नाम है फ्रांस में राजतंत्र का उन्मूलन और गणतंत्र की स्थापना। गणतंत्र हम समझते हैं ना, लोकतंत्र, जनता का शासन। इस टॉपिक में आज हम ये पढ़ेंगे कि कैसे राजतंत्र खत्म हुआ और गणतंत्र यानी लोकतंत्र आया। फ्रांस की स्थिति दिन पर दिन जो थी बहुत तनावपूर्ण होती जा रही थी। हालांकि लुई 16 सम्राट ने हस्ताक्षर तो कर दिए थे संविधान के लिए, लेकिन प्रशा के राजा से, एक और कंट्री था प्रशा का राजा, उससे उसकी लगातार गुप्त बातचीत चल रही थी, चुपचाप से बातचीत कर रहा था। और फ्रांस की घटनाओं से अन्य पड़ोसी देश भी थोड़े से सकते में आ गए थे, परेशानी में आ गए थे, क्योंकि उनको लगा था आज फ्रांस में ऐसा हो रहा है तो कल को हमारे देश में भी, क्योंकि वहाँ भी राजतंत्र था, तो सब चिंतित थे। इसलिए 1789 की गर्मियों के बाद होने वाली ऐसी घटनाओं को नियंत्रित करने के लिए इन शासकों ने सेना भेजने की योजना बना ली। फ्रांस के साथ मिल गए दूसरे देशों के राजा और एक सेना भेजने का निर्णय लिया कि हम फ्रांस में जाकर सेना को भेजेंगे ताकि वहाँ पर स्थिति का कंट्रोल लिया जा सके और राजा का ही शासन रह सके। इस बात की, इसकी जो खबर थी फ्रांस के लोगों को मिल गई, जो नेशनल असेंबली के लोग थे उनको भी मिल गई। तो उन्होंने क्या कर दिया, युद्ध की घोषणा कर दी। नेशनल असेंबली ने युद्ध की घोषणा कर दी कि अब हम फ्रांस के सम्राट और जो दूसरे देशों से प्रशा था, ऑस्ट्रिया था, ऑस्ट्रिया की राजकुमारी से लुई 16 की शादी हुई थी, ऑस्ट्रिया, इन सब देशों को हम युद्ध का ऐलान करते और इनके साथ हम युद्ध करेंगे। तो इसके लिए अब सैनिक भी चाहिए इनके पास भी। राजा के पास तो सैनिक थे, इनके पास सैनिक नहीं थे, तो इसके लिए इन्होंने क्या करा, गांव से छोटे छोटे, क्योंकि इनके पास तो किसान बहुत थे, ज़मींदार थे, बहुत सारे ऐसे लोग थे, तो इन्होंने हर किसी तबके से लोगों को बुलाना शुरू किया और उनको ट्रेनिंग शुरू कर दी कि वो लोग युद्ध के लिए अपने आप को तैयार कर सकें। इस तरीके से वहाँ पर युद्ध के लिए मोर्चा तैयार हो गया। उस वक्त देशभक्ति के जो तराने थे उनमें कवि रॉजिट द लाइल द्वारा रचित मार्सिले भी था। एक बहुत, जैसे हमारे वंदे मातरम है ना, सारे जहां से अच्छा ही, उस वक्त ही गाने लिखे गए थे आज़ादी के टाइम पे, तो ऐसे यहाँ पर भी कुछ गाने कवियों ने लिखे और इन गानों को पहली बार मार्सिलेस के स्वयं सेवियों ने पेरिस की ओर कूच करते, पेरिस जो है फ्रांस की राजधानी, और उस तरफ इन लोगों ने कूच करते हुए इन गानों को गाया और वो एक गाना बहुत फेमस हुआ और वो आज वहाँ फ्रांस का राष्ट्रगान है, नेशनल एंथम भी है। क्रांतिकारी युद्धों से जनता को भारी क्षति और आर्थिक कठिनाइयां झेलनी पड़ी। भाई युद्ध में ऑब्वियसली बहुत नुकसान होता है, चीज़ों का, जान माल का, बहुत तरीके से दुख झेलना पड़ता है। पुरुषों के मोर्चों पर चले जाने के बाद घर परिवार की जिम्मेदारी और एक तरीके से कहना चाहिए रोजी रोटी को कमाने की जिम्मेदारी औरतों पे आ गई, क्योंकि आदमी जो थे, पुरुष जो थे, वो तो युद्ध के लिए चले गए, अब सारी जिम्मेदारी औरतों के ऊपर आ गई। घर परिवार को चलाना है, रोजी रोटी कमानी, तो ये औरतों के ऊपर आ गई। देश की आबादी के एक बड़े हिस्से को ऐसा लगता था कि क्रांति के सिलसिले को आगे बढ़ाने की ज़रूरत है, क्योंकि 1791 के संविधान से सिर्फ अमीरों को ही राजनीतिक अधिकार प्राप्त हुए थे। लोग राजनीतिक क्लबों में अड्डे जमा कर सरकारी नीतियों और अपनी कार्य योजनाओं पर बहस करते थे। इनमें जैकोबिन क्लब एक बनाया गया, तीसरे स्टेट के लोगों ने एक क्लब बनाया जैकोबिन क्लब के नाम से, जो बहुत सफल रहा, जिसका नाम पेरिस के भूतपूर्व कॉन्वेंट ऑफ सेंट जेकब के नाम पर पड़ा, जो अब इस राजनीतिक समूह का अड्डा बन गया था। इस पूरी अवधि में महिलाएं भी सक्रिय थी और उन्होंने भी अपने क्लब बना लिए थे, यानी महिलाएं रह गई थी, जैकोबिन क्लब बना कि भी आगे आगे अब क्या करना है, कैसे मोर्चा बांधना है, कैसे युद्ध की तैयारी करनी, ये सब। जैकोबिन क्लब के सदस्य मुख्यतः समाज के कम समृद्ध हिस्से से आए थे, यानी बहुत पढ़े लिखे या बहुत अमीर, बहुत पैसे वाले हिस्से के लोग नहीं थे जैकोबिन क्लब में जो उनके मेंबर थे। इनमें छोटे दुकानदार, कारीगर जैसे जूता बनाने वाले, पेस्ट्री बनाने वाले, घड़ी साज, छपाई करने वाले, नौकर, दिहाड़ी मजदूर होते हैं, रोज़ के रोज़ जिनको पैसा मिलता है, वो सब शामिल थे। और उनका नेता था मैक्सिमिलियन रॉबस्पियर।
रॉबेस्पियर इनका एक नेता था, जो आगे चल के जब देश गणतंत्र बना तो यही वहाँ का उस वक्त इसको ही प्रेसिडेंट बनाया गया। जैकोबिनों के एक बड़े वर्ग ने गोदी कामगारों की तरह, अच्छा उस वक्त क्या था, जो अमीर लोग थे या पहले और द्वितीय स्टेट के लोग जो थे वो लंबी पैंट्स पहना करते थे। उनकी लंबी पैंट्स को ख़त्म करने के लिए जैकोबिन के जितने सदस्य थे उन्होंने हाफ पैंट, जिसको बरमूडा भी बोलते हैं, वो पहनना शुरू कर दिया था, ताकि इन लोगों को ये लगे कि हाँ ये भी अब हमारी बराबरी में आने वाले हैं। इसलिए जैकोबिनों को 100 कुलात के नाम से जाना गया, जिसका शाब्दिक अर्थ होता है बिना घुटने वाले। 100 कुलात पुरुष लाल रंग की टोपी भी पहनते थे जो स्वतंत्रता का प्रतीक थी, लेकिन महिलाओं को ऐसा करने की अनुमति नहीं थी। सन 1792 की गर्मियों में जैकोबिनों ने खाद्य पदार्थों की महंगाई और अभाव से नाराज पेरिस वासियों को लेकर एक विशाल हिंसक विद्रोह किया। 10 अगस्त की सुबह उन्होंने ट्यूलेरिये के महल पर धावा बोला, राजा के रक्षकों को मार दिया, खुद राजा को कई घंटों तक बंधक बना लिया। बाद में असेंबली ने शाही परिवार को जेल में डाल दिया, यानी लुई 16 का जो परिवार था उसको जेल में डाल दिया। नए चुनाव कराए गए और 21 वर्ष से अधिक उम्र वाले सभी पुरुष, चाहे अमीर हो चाहे गरीब हो, सभी को वोट देने का अधिकार दिया गया। नवनिर्वाचित असेंबली को कन्वेंशन का नाम दिया गया। अब नई असेंबली आ गई, क्योंकि राजा को तो जेल में डाल दिया, उसके परिवार को जेल में डाल दिया। चुनाव हुए, सब पुरुषों ने उसमें वोट किया, चाहे अमीर हो चाहे गरीब, लेकिन स्त्रियों ने अभी भी वोट नहीं किया। नवनिर्वाचित असेंबली को कन्वेंशन का नाम दिया गया। 21 सितंबर 1792 को इसने राजतंत्र का अंत कर दिया और फ्रांस को एक गणतंत्र घोषित कर दिया। लुई 16 को न्यायालय द्वारा देशद्रोह के आरोप में मौत की सज़ा सुनाई गई। 21 जनवरी 1793 को प्लेस डी लॉ कॉनकॉर्ड में उसे सार्वजनिक रूप से यानी खुलेआम उसको फांसी दी गई और जल्दी रानी मैरी एंटोनेट का भी वही हश्र हुआ, उसको भी फांसी दी गई। इस प्रकार से आतंक राज खत्म हुआ, राजतंत्र खत्म हुआ और गणतंत्र आ गया। सन 1793 से 94 तक के काल को आतंक का युद्ध कहा जाता है, आतंक का युग कहा जाता है। रॉबेस्पियर ने नियंत्रण एवं दंड की सख्त नीति अपनाई। रॉबेस्पियर जो जैकोबिन क्लब का लीडर था, उसने वो अब लीडर बन गया देश का और उसने बड़ी ही सख्त नीति अपनाई। उसके हिसाब से गणतंत्र के जो भी शत्रु थे, यानी जो भी लोकतंत्र के खिलाफ थे, चाहे वो कुलीन हो, पादरी हो, अन्य राजनीतिक दलों के सदस्य हो, उनकी कार्यशैली से असहमति रखने वाले, इवन पार्टी के सदस्य भी जो उसके खिलाफ बोलते थे, उन सभी को गिरफ्तार कर जेल में डाल दिया जाता था और एक क्रांतिकारी न्यायालय द्वारा उन पर मुकदमा चलाया जाता था। यदि न्यायालय उन्हें दोषी पाता था तो गिलोटिन पर चढ़ाकर उनका सिर कलम कर दिया जाता। अब ये गिलोटिन क्या है, 2 खंबे होते थे और उनके बीच में एक आरी रहती थी, आरी, और जिसको सज़ा देनी होती थी उसका सर इन 2 खंभों के बीच में ऐसे रख दिया जाता था और ऊपर से आरी आती थी और सर को धड़ से अलग कर देती थी, कलम कर देती, वो गिलोटिन कहलाता। और इसका नाम, जो मशीन का नाम था, इसके आविष्कारक डॉक्टर गिलोटिन के नाम पर पड़ा था। तो ऐसी सज़ा रॉबेस्पियर सरकार ने देनी शुरू करी, जो गणतंत्र के खिलाफ था और जो पार्टी में भी कुछ ऐसे 10 सदस्य होते थे जो इसके खिलाफ बोलते थे, उसके लिए भी वो यही कानून अपनाता था। रॉबेस्पियर सरकार ने कानून बनाकर मजदूरी एवं कीमतों की अधिक सीमा तय कर दी। गोश्त यानी मीट और पाव रोटी की राशनिंग कर दी, राशन से मिलने लगा और इस तरीके से सभी नागरिकों के लिए साबुत गेहूं से बनी और बराबरी का प्रतीक माने जाने वाली समता रोटी खाना अनिवार्य कर दिया। रॉबेस्पियर ने अपनी नीतियों को इतनी सख्ती से लागू किया कि उसके समर्थक भी त्राही त्राही करने थे, जो उसको चाहने वाले थे, जो उसके फेवर में थे, वो भी अब परेशान हो गए, इतना वो सख्त हो गया रॉबेस्पियर। अंततः जुलाई 1794 में न्यायालय द्वारा उसे दोषी ठहराया गया और गिरफ्तार किया गया और अगले ही दिन उसे गिलोटिन पर चढ़ा दिया गया। इस प्रकार लुई 16 का भी समाप्त हुआ शासन और रॉबेस्पियर का, हालांकि गणतंत्र ही लेकर आया था, लेकिन रॉबेस्पियर बहुत सख्त था, उसको भी दोषी करार पाया गया और उसको भी अगले दिन गिलोटिन पर चढ़ा दिया गया। इस प्रकार से 2 शासन खत्म हो चुके थे। तो बेटा अभी हमने देखा कि कैसे आतंक का राज खत्म हुआ
और एक गणतंत्र राज आ गया। अब महिलाओं की बारी आई, क्योंकि महिलाएं शुरू से फ्रांस में एक बहुत इंपॉर्टेंट भूमिका, महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही थी और उन्हें उम्मीद थी कि उनकी भागीदारी क्रांतिकारी सरकार को उनका जीवन सुधारने के लिए ठोस कदम उठाने के लिए प्रेरित करेगी। और तीसरे स्टेट की जो अधिकांश महिलाएं थीं वो जीविका निर्वाह के लिए काम भी करती थी, यानी रोजी रोटी कमाने के लिए। वो सिलाई बुनाई, कपड़ों की धुलाई, घरों में काम, जैसे हमारे यहाँ लेडीज काम करती है इस तरीके के काम किया करती थी। और अधिकांश महिलाओं के पास पढ़ाई लिखाई या कोई प्रोफेशनल ट्रेनिंग के लिए मौके नहीं थे, प्रशिक्षण के लिए मौके नहीं थे। केवल कुलीनों की लड़कियां, यानी दूसरे स्टेट की लड़कियां, और तीसरे स्टेट में भी जो अमीर माँ बाप की बेटियां थी उन्हीं को सिर्फ कॉन्वेंट में पढ़ने का मौका मिलता था, उसके बाद उनकी शादी कर दी जाती थी। कामकाजी महिलाओं को अपने परिवार का पालन पोषण भी करना पड़ता, जैसे खाना पकाना, पानी लाना, लाइन लगाकर पाव रोटी लाना, बच्चों की देखभाल आदि ऐसे काम किया करती थी। महिलाओं ने अपने हितों की हिमायत करने और उन पर चर्चा करने के लिए खुद के राजनीतिक क्लब शुरू किए। जब महिलाओं की सुनी नहीं गई, उनको वोट का अधिकार नहीं दिया गया, कुछ नहीं किया गया, नई सरकार भी आई तो उन्होंने अपने क्लब बनाने शुरू किए और लगभग उन्होंने 60 क्लब, 60 क्लब बनाए। उनमें सबसे ज़्यादा जो फेमस हुआ वो हुआ द सोसाइटी ऑफ रेवोल्यूशनरी एंड रिपब्लिक विमेन, सबसे मशहूर क्लब था। उनकी एक प्रमुख मांग यह थी कि महिलाओं को पुरुषों के समान राजनीतिक अधिकार दिए जाएं। प्रारंभिक वर्षों में क्रांतिकारी सरकार ने महिलाओं के जीवन में सुधार लाने के कुछ कदम भी उठाए, कुछ कानून भी बनाए, जैसे सरकारी विद्यालयों की स्थापना की और सभी लड़कियों के लिए स्कूल जाना अनिवार्य कर दिया। अब उन्हें पिता की मर्जी से नहीं, वो अपनी मर्जी से भी शादी कर सकती थी। इस तरीके से उनके साथ किया गया। अब महिलाएं व्यावसायिक प्रशिक्षण ले सकती थी, यानी प्रोफेशनल कोर्सेज भी कर सकती थी, कलाकार बन सकती थी, छोटे मोटे व्यवसाय चला सकती थी। फिर भी राजनीतिक अधिकारों के लिए महिलाओं का संघर्ष जारी रहा। ये सब तो हुआ, लेकिन राजनीतिक अधिकार नहीं मिले, और राजनीतिक अधिकार में मेरा अधिकार है वोट का अधिकार, वो उन्हें नहीं मिला, तो वो उनका संघर्ष जारी रहा। आतंक राज के दौरान सरकार ने महिला क्लबों को बंद करने और उनकी राजनीतिक गतिविधियों पर प्रतिबंध लगाने वाला कानून लागू किया, यानी कहा कि क्लब बंद होंगे जो भी महिलाओं के, ये रोक लगाई गई। कई जानी मानी महिलाओं को गिरफ्तार किया गया और फांसी तक दे दी गई, उनमें से कुछ को फांसी पर चढ़ा दिया। मताधिकार और समान वेतन के लिए महिलाओं का आंदोलन जारी रहा, यानी मताधिकार, एक तो वोट, और दूसरा पुरुषों के समान अगर सेम काम कर रही हैं तो उनको भी सेम वेतन मिलना चाहिए, कि एक ही काम के लिए पुरुष को तो ज़्यादा वेतन मिले और महिलाओं को कम, ऐसा होता था। तो उसके लिए उनका संघर्ष जारी रहा। अंततः सन 1946 में, यानी हमसे एक साल पहले 1946 में फ्रांस की महिलाओं ने मताधिकार को हासिल कर लिया। तो इस प्रकार उनका आंदोलन जारी रहा। आंदोलन होने से उनका थोड़ी प्रॉब्लम था, बहुत से लोगों को अपना जीवन भी देना पड़ा, फांसी पर भी चढ़ गई, लेकिन महिलाओं को राजनीतिक अधिकार मिल ही गए आखिर में उनको। बेटा अगला टॉपिक जो है वो है दास प्रथा का उन्मूलन। फ्रांसीसी उपनिवेशों में, जितने फ्रांस के, जहाँ पर फ्रांस का शासन था, दास प्रथा का उन्मूलन जैकोबिन शासन के क्रांतिकारी सामाजिक सुधारों में से एक था, यानी उनको हटाना था, दास प्रथा को खत्म करना था। फ्रांसीसी सौदागर बोदरे या नान्ते बंदरगाह से अफ्रीका तट पर जहाज ले जाते थे, यानी फ्रांस से अफ्रीका जाते थे, वहाँ से अफ्रीका नीग्रो लोगों को लेकर के बंदी बना करके हाथ में हथकड़ियाँ, पैरों में जंजीरें बांध को लाया जाता। 3 महीने की यात्रा के बाद उनको लाया जाता था फ्रांस में, और यहाँ पर दास प्रथा का प्रचलन हो गया। दास श्रम के बल पर यूरोपीय बाजारों में चीनी, कॉफी और नील की बढ़ती मांग को पूरा करना संभव हुआ। दास व्यापार, ये एक व्यापार था, बिजनेस था दासों का भी। दास व्यापार पर निर्भर व्यापारियों के विरोध के भय से नेशनल असेंबली बनी थी तृतीय स्टेट की, उन्होंने भी कुछ कानून पारित नहीं किया, क्योंकि जो बड़े बड़े बिजनेसमैन थे उनका दबदबा था, तो उनसे डर के मारे कोई कानून पारित नहीं किया नेशनल असेंबली ने भी दास प्रथा के विरोध में। लेकिन अंततः सन 1794 के कन्वेंशन ने फ्रांसीसी उपनिवेशों में सभी दासों की मुक्ति का कानून पास कर दिया, लेकिन ये भी बहुत छोटी सी अवधि के लिए, और 10 वर्ष के बाद नेपोलियन ने दोबारा दास प्रथा शुरू कर दी। फ्रांसीसी उपनिवेशों से अंतिम रूप से दास प्रथा का उन्मूलन 1848 में कर दिया गया। इस प्रकार से दास प्रथा को भी 1848 में वहाँ से हटा दिया। तो पूरा पाठ आज हमने कर लिया है बेटा, एक बार पाठ को अपने आप भी पढ़ लेना, जो यह वर्कशीट है वो इसके ऊपर डाल दी जाएगी, बहुत ध्यान से क्वेश्चन आंसर्स करने हैं। लेसन इजी है, स्टोरी की तरह इसको पढ़ेंगे तो सब बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है, विश यू ऑल द वेरी बेस्ट।